आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में अगर आपको पिछला सेशन याद होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस देख रहे थे। मतलब कि अगर हम लोग आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर हम जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, इन द सेंस कि वो आपका ई नॉट कॉस ओमेगा टी ऐसा है जिसमें फ्रीक्वेंसी है। तो क्या इसकी पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? तो हम लोगों ने देखा है कि हाँ, ये बिल्कुल डिपेंड करती है। और इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक दोनों पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी की आप बात करें तो उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट आपका ओमेगा के रिस्पेक्ट में पहले तो कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो भी कांस्टेंट रहता है, फिर एक समय में बढ़ जाता है, फिर एक समय में घट जाता है, एंड देन फिर वापस आ जाता है। फिर आपका और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते आओ तो फिर ये बढ़ता है, फिर ये थोड़ा कांस्टेंट होता है, फिर ऐसे होता है, एंड देन फिर ये ऐसे होता है, और फिर ये रिपीट साइकिल में चलता जाता है। ठीक है। और सेम चीज अगर हम उसका इमेजिनरी पार्ट को देखे थे तो हमको ये पता चला था कि जहाँ पे ये वैल्यू ओमेगा की वैल्यू अगर आप बढ़ाते आते हैं तो ये कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, फिर ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक टाइम पे ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसके बाद फिर ये गिर जाता है, फिर ये रुक जाता है, फिर पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर रुकेगा, ऐसे होता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक पोलराइजेशन कल के लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम लोगों को मेन बात, अब जब ये दोनों की बात कर ही लिए हैं तो हम लोग एक और चीज की बात कर लेते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एसी फील्ड जब लगाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। ये तो आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक है ना, तो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक। अब ये अगर हम लोग नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करें, नॉन पोलर सॉलिड्स, अगर आपको नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करें तब ये जो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसा होगा? अगर आपको याद होगा तो हम लोग इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग निकाले थे ई आई, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको टी के टर्म्स में भी लिख लेते हैं, तो वो होगा आपका ई था तो ई टी कर देते हैं, और गामा पी था तो गामा रख लेते हैं, पी को हम लोग टी कर देते हैं बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों ने स्टैटिक फील्ड के लिए भी देखा था। अब बस उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, वो ये आपका टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा और कुछ नहीं है। आपको अगर P का वैल्यू अगर आपको पता था कि पोलराइजेशन की वैल्यू होती है, जनरली स्टैटिक फील्ड के लिए होता है n अल्फा ई आई होता है ना, ऐसा कुछ होता था। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं n, ठीक है। और अल्फा ई को अपन एक काम करते हैं, आपको जो कि मालूम है कि जो अल्फा ई होता है वो अब एब्स्ट्रिक्ट हो चुका है, और अल्फा ई का या फिर अल्फा ई या अल्फा ही आप बोल लो, अल्फा ई क्यों लिख रहे हैं, अपन डायरेक्ट अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ दो पोलराइजेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक, और दोनों कॉम्प्लेक्स में है। तो आप एक काम करते हैं, अल्फा को अपन लिख लेते हैं अल्फा ई एब्स्ट्रिक्ट प्लस अल्फा आई, ठीक है ये। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ई आई जो है आपका, ई आई बेसिकली यहाँ पे आप इसको ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी रहता था, ई टू द पावर, सॉरी, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो आपका ई नॉट टी है, बेसिकली जो आपने यहाँ से दे रखा है वो ई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो कॉस बेसिकली रियल पार्ट होता है और यहाँ पे होता था ई टू द पावर जे ओमेगा टी। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रियल पार्ट लिख के अपन, अगर सिर्फ कॉस, देखो ई टू द पावर जे ओमेगा टी का रियल पार्ट होता है कॉस ओमेगा टी, तो अगर कॉस ओमेगा टी को लिखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर, पहले ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी लिख लेते हैं। तो बेसिकली ये अगर आप देखें, मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि जो रियल स्टैटिक फील्ड में हम लोग नॉर्मल ई लिखते थे, ई इज इक्वल टू ई आई इज इक्वल टू ई प्लस गामा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, अब हम लोगों को लिखना पड़ता है ये, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाता है। हम उस समय p को सिर्फ इतना टर्म से हम लिख लेते थे, ठीक है, p इज इक्वल टू एन अल्फा ई, अल्फा और ई आई। अब यहाँ पे हम लोगों को ये टर्म्स को लगाना होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला ये भी याद था, p इज इक्वल टू एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर माइनस वन इंटू ई। ये भी फॉर्मूला हम स्टैटिक फील्ड के लिए देखे थे। अगर हमको इसको कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में देखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक एसी फील्ड के लिए एफ साइलन नॉट हमारा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। एफ साइलन आर आपको पता है कि एफ साइलन आर
कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एप्सिलॉन आर डैश माइनस जे एप्सिलॉन आर डबल डैश होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एप्सिलॉन आर को अपन एप्सिलॉन आर एब्स्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया। और ई आपको पहले भी पता है कि ई क्या है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप कर लेते हैं रियल पार्ट में। तो बेसिकली यहाँ से भी हम पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बता बस इतना रहा हूँ, एक्सप्रेशन ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो भी आया था, जैसे हम उस उधर डिराइव किए थे ये सारे इक्वेशन, सेम इधर भी डिराइव होंगे, बस यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी क्लॉसियस मोजोट्टी जो इक्वेशन है, जो आपका स्टैटिक फील्ड के लिए दिया गया था, वही सेम लागू होता है। जैसे उसका था एफ सेलन आर माइनस वन एफ सेलन आर प्लस टू इज इक्वल टू एन अल्फा बाय 3 एफ सेलन नॉट, यही वैल्यू था। अब अगर आपको टाइम वेरिंग फील्ड के लिए देखना है तो आप क्या देख सकते हैं, एफ सेलन आर स्टार माइनस वन एफ सेलन आर स्टार माइनस प्लस टू इज इक्वल टू एन। अब यहाँ अल्फा है, यहाँ पे अल्फा आपको दोनों को लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम लोग अल्फा ई स्टार बना लेते हैं, और आयोनिक के लिए अल्फा स्टार आई स्टार, और बाय 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको कोई पूछे, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये कोई पूछने वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम उस समय वहां पे निकाले थे स्टैटिक फील्ड के लिए, अगर आपको कोई टाइम वेरिंग फील्ड के लिए निकाले तो आपको सेम जैसा आपने वैसा डेरिवेशन किया था सेम करना है। बस यहाँ पे आपको जहां पे भी आपको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आएगी या अल्फा की बात आएगी, तो बस उसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको ऊपर में स्टार का साइन लगा लेना है, ठीक है। जहां पे आपको ये पता होता है कि एफ सेलन आर डैश स्टार होता है एफ सेलन आर डैश माइनस जे एफ सेलन आर डबल डैश, ये आपको पता होता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली देखिए एफ सेलन आर ये जो होता है ये रियल वैल्यूज होती हैं जनरली। देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एफ सेलन आर को देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिंग फील्ड, मतलब हम स्टैटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, हम टाइम वेरिंग फील्ड लगा रहे हैं। तो टाइम वेरिंग फील्ड में देखिए स्टैटिक फील्ड में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो एफ सेलन आर है ये दो भागों में जैसे बढ़ जाता है, हम लोगों ने कल देखा था, तो ये कब बढ़ता है, किस फ्रीक्वेंसी पे बढ़ जाता है ऐसा, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं बढ़ रहा है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल रियल आती है। तो कब ये इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, तो उसके लिए बताया गया है कि एफ सेलन आर जो डैश है ये एफ सेलन आर तक रहता है, मतलब ये रियल वैल्यूज तब तक रहती है जब तक आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं ना, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से जब तक आप लेस रहते हैं तब तक आप इनपुट देते रहें, तो ये एफ सेलन आर जो डैश है ये आपका रियल वैल्यूज ही रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद ये रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही है। और अगर आपका ये जो अल्फा ई की मैं बात कर रहा हूं और ये अल्फा आई की बात कर रहा हूं, अल्फा ई और अल्फा आई ये कब तक रियल रहेगी और कब तक इमेजिनरी रहेगी, तो ये जो पोलराइजेबिलिटी की वो वैल्यू होती है ये तब तक रियल रहेगी जब तक फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी के बिलो काम करता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसी को याद रखेगा। पहली बात तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट हो रहा है ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, तब तक ये रियल वैल्यू रहेगा, तब उसके बाद ये इमेजिनरी में कन्वर्ट होगा। और पोलराइजेबिलिटी जो है आपका इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी तक ये रियल रहने वाला है, उसके बाद ये इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, रियल और इमेजिनरी में। तो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन आपको सिर्फ समझाना था कि हम जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को टाइम वेरिंग में देखते हैं तो भी हमको कुछ नया नहीं मिलता है, बस सारे एक्सप्रेशन में कुछ आपको रियल इमेजिनरी वाले कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं। नॉर्मल को आप टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हो, बाकी सारे चीज सेम रहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है डाइपोलर रिलैक्सेशन। डाइपोलर रिलैक्सेशन, जिसको अगर आप दूसरे भाषा में कहें तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है। ओके, आप
अब मेरे को आपको अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक की बात क्यों किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक को एक टॉपिक में ले लिए थे। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है, अब ओरिएंटेशनल से आप समझते होंगे कि बॉन्ड्स का जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाना, ये सब होता है। तो क्या ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है? इसी चीज को देखने के लिए हमारा ये टॉपिक है डाइपोलर रिलैक्सेशन। देखिए, अगर हम लोग बात करें बेसिकली किसी मटेरियल की, एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, मटेरियल आप ले लीजिए, सॉलिड या लिक्विड, आप मटेरियल ले लीजिए, जिसमें ना इस मटेरियल में क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा ना, मैंने आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में समझाया था। अलाइनमेंट होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इन लोगों में कोई मटेरियल आपने लिया, सॉलिड या लिक्विड, और उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जिस भी मटेरियल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसमें जब कभी भी आप एसी फील्ड लगाते हैं, उस मटेरियल में कभी भी आप एसी फील्ड लगाते हैं, तो उसमें डाइपोलर रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा, डाइपोलर रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप एक काम करिए, एक लिक्विड लीजिए, एक लिक्विड मटेरियल लीजिए, ठीक है। उसमें मानिए कि उसमें n परमानेंट डाइपोल होंगे, ठीक है। अभी आप इतना मान के चलिए कि एक लिक्विड है, उसमें परमानेंट डाइपोल है। कितने परमानेंट डाइपोल है? n परमानेंट डाइपोल उसके अंदर में है। और इस मटेरियल को, ठीक है, इस लिक्विड को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम लोग याद होगा H2O पढ़े थे, है ना, ये सब क्या है, ये इस सब में ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता था। तो जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया, इसके जो बॉन्ड्स हैं, जो अलाइनमेंट है, वो एक अलग अलाइनमेंट क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा अलाइनमेंट, अलग अलग अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। ओके, तो आई थिंक हाँ ये होता है। ओके, तो अब अलाइनमेंट चेंज होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि अलाइनमेंट चेंज होने से ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हो जाता है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन आना शुरू हो जाता है। लेट सपोज कि पी नॉट ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इसमें आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वापस मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, एक लिक्विड मटेरियल लिए थे, लिक्विड मटेरियल में n परमानेंट डाइपोल थे, इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या हुआ, परमानेंट डाइपोल क्रिएट होना शुरू हुआ, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होना शुरू हुआ। अब आपने फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, टड़ाक। अब क्या होगा, जो पोलराइजेशन क्रिएट हो गया था, ठीक है, पोलराइजेशन जो क्रिएट हो गया वो अचानक से जीरो में नहीं आ जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो पोलराइजेशन क्रिएट होना शुरू हुआ। पोलराइजेशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करने के बाद ये पूरा का पूरा इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं बन जाता। ये बात को याद रखिएगा, बेचारा कुछ टाइम लेता है, सर्टेन टाइम लेता है अपने आप को जीरो बनाने के लिए। उतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो डाइपोल्स रोटेट हो जाते हैं, उनको वापस रोटेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए ये टाइम लगता है। तो इस एक्सप्रेशन को, इस पोलराइजेशन को हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है पी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर आपको ध्यान होगा, ये इक्वेशन कई बार आप ट्रांजिएंट वगैरह नेटवर्क एनालिसिस में आप पढ़े होंगे, तो आप इस इक्वेशन को यूज किया करते थे कि अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊं, ठीक है, तो प्लॉट करने में टी टाइम के रिस्पेक्ट में पी नॉट टी को अगर मैं प्लॉट करूं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है कि पी नॉट एक हाईएस्ट वैल्यू है, और ये वैल्यू धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में गिरते चला जाता है, गिरते चला जाता है, और एक समय में जाके ये जीरो हो जाता है। बेसिकली यही हो रहा है हमारे पोलराइजेशन में भी। मतलब हम जब एक लिक्विड मटेरियल में बाहर से लगाते हैं फील्ड, तो यहाँ पे रोटेशन होता है, पोलराइजेशन होना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्विच हटा देते हैं, तो ये बेचारा धीरे 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 टाइम के रिस्पेक्ट में गिरते चला जाता है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं कि आपने ये एक्सप्रेशन तो देख लिया कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपने टाइम वेरिंग फील्ड लगाया और स्विच ऑफ कर दिया,
तो ये जो पोलराइजेशन उसमें क्रिएट हो गया था, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, वो टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पी नॉट की वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम पोलराइजेशन है जो हो सकता है इसमें, जो हुआ होगा। इसमें टी जो आपका टाइम है, जो आप टाइम दे रहे हैं, और टाउ क्या है, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, इसको आम भाषा में रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको डाइपोलर रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब देखिए, हाँ, अब अपन देखते हैं कि देखिए, अगर हम रेट ऑफ चेंज देखें, मतलब अगर मेरे को पोलराइजेशन की वैल्यू तो मेरे को निकल गई, मैं ये वाला एक्सप्रेशन से मैं किसी भी टाइम के टर्म पे मैं निकाल सकता हूँ कि पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं देखता हूँ कि रेट ऑफ चेंज कितना होता है पोलराइजेशन में, मतलब पोलराइजेशन में चेंज तो हो ही रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, हर टाइम पे पोलराइजेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मेरे को रेट ऑफ चेंज पोलराइजेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है कि पी नॉट टी जो है मेरा, उसमें मैं को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी करूंगा तभी तो रेट ऑफ चेंज निकल के आएगा। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज इसमें करूं, अगर डी बाई डी टी कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जो एक्सप्रेशन था पी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका डी बाई डी टी अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर पी नॉट, ठीक है, ई टू दावर माइनस टी बाय टाउ है, तो माइनस वन बाय टाउ सामने आ जाएगा, तो माइनस वन बाय टाउ सामने आ गया, और आ गया ई टू दावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। इसको आम भाषा में मैं क्या ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पी नॉट टी था, मैथ्स में आप लोग करते ही होंगे ये सब चीज, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस पी नॉट टी बाय टाउ। अगर हम पी नॉट इनफाइनाइट पे देखें, तो वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, आप इसमें टी की वैल्यू पे इनफाइनाइट रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो आपको पता चल जाएगा कि पी नॉट इनफाइनाइट मतलब जो पोलराइजेशन है, अगर आपको इनफाइनाइट टाइम पे देखना है तो वो वैल्यू 0 आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो इसको मैं 0 माइनस पी नॉट टी बाय टाउ भी लिख सकता हूँ, अगर आप ऐसा बोलें तो। और अगर आप जीरो को अगर आप बोलें तो जीरो को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पी नॉट इनफाइनाइट बाय टाउ माइनस पी नॉट टी बाय टाउ, बेसिकली ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा, और आपका जो वैल्यू है वो एज इट इज ही रहेगा, पी नॉट टी डी बाय डी टी। ऐसा लिखने से मेरे को एक जनरल वैल्यू आ जाएगी, जिस जनरल वैल्यू की मेरे को तलाश थी वो ये थी, डी पी नॉट टी बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय टाउ पी नॉट इनफाइनाइट माइनस पी नॉट टी। ये एक जनरल वैल्यू हो गई जो बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज है ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू, आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपको ये मिल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ, आ गया ना प्राचिता? यस सर। ओके, अब यस सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो अब ना मैं आपको दोनों प्रोसेस अब मैं थोड़ा सा खुल के बता सकता हूँ, क्योंकि डाइपोलर रिलैक्सेशन का मतलब होता है बार बार चेंज होना, स्विचिंग टाइप का कॉन्सेप्ट। हम कर क्या रहे हैं, मटेरियल में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं और कभी हटा देते हैं, तो उससे दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस का मतलब होता है बेचारा जब स्विच ऑफ हो जाता है तो पोलराइजेशन गिर जाना, है ना, ऐसे गिर जाता है। और एक होता है ग्रोथ प्रोसेस, या इसको आप बोल सकते हैं बिल्ड अप प्रोसेस। जब पोलराइजेशन बिल्ड अप होता है, तो बिल्ड अप कैसे होगा हम वो भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए हम क्या किए, इसको स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब स्विच ऑन होता है तो आपका जो पोलराइजेशन होती है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है और एक समय में कांस्टेंट हो जाती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू जो पी नॉट होती है। तो इस एक्सप्रेशन को आप मेरे ख्याल से कैपेसिटर का अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला आपको ये इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, पी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये एक्सप्रेशन से आप इसको इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को लिखना तो आता होगा ना, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला, या कैपेसिटेंस में भी आप ऐसे ही देखते होंगे। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो आपका पोलराइजेशन किस एक्सप्रेशन के साथ बढ़ता है। दो एक्सप्रेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, पी नॉट टी की वैल्यू
पी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये वैल्यू होती है जब वो डीके करता है, और ये एक्सप्रेशन बताती है कि वो जब बिल्डअप करता है पोलराइजेशन की वैल्यू। तो क्यों ना अपन देखें कि जैसे उसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज देखे थे कि कैसे वो चेंज हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज देखें। मतलब इसमें वैसे चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज अपन देखते हैं। तो इसमें भी अपन को करना पड़ेगा। वापस मैं आपको पी नॉट टी का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, पी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर अपन इसको डी पी नॉट टी बाय डी टी करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा? अपन को यही मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी नॉट बाय टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, आई होप आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर आप ये वाले एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को मेरे को ये बताइए सिंपल सा, अगर मेरे को इसको लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक तरीका मैं आपको पूछता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पी नॉट बाय टाउ माइनस पी नॉट टी बाय टाउ इज इक्वल टू, यही एक्सप्रेशन आएगा क्या? ओके, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम फिर से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका कहलाता है 1 बाय टाउ पी नॉट माइनस पी नॉट टी। जैसे हम लोग वहाँ रेट ऑफ चेंज के लिए एक निकाले थे, वैसे ही ये भी वही है। ये है फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ जब हमारा बिल्डअप प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब अपन क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको ना अल्टीमेटली क्या देखना है, हमको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंस है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का। तो हमको अल्टीमेटली एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने की दिशा में अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, हम सिर्फ अभी देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज कैसा हो रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, अगर मैं स्टैटिक फील्ड की बात करूं तो आपको फॉर्मूला याद होगा आपके स्टैटिक फील्ड में, कि हम पोलराइजेशन को ऐसे लिखते थे, एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर माइनस 1 इंटू ई। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था, और ओरिएंटेशन के लिए हम लोग पी नॉट कर देते थे, एफ साइलन आर नॉट कर देते थे, ये हम करते थे। अगर हम एसी फील्ड की बात करें तो एसी फील्ड में ये होता है पी नॉट टी, एफ साइलन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, एफ साइलन आर नॉट हो जाएगा, और नॉट का स्टार हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये ई होता था ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यही अभी तक हम लोग अभी तक देख ही रहे थे इसमें। तो क्यों ना अपन इस वैल्यू में रख दें वैल्यू को। जैसे अभी हम लोगों का डीके ये वाला प्रोसेस हुआ था, अगर याद होगा आपको, इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुटअप करना शुरू करते हैं। तो चलिए पुटअप करते हैं। डी पी नॉट टी बाय डी टी का मैं पहले आपको वापस रख देता हूँ, 1 बाय टाउ पी नॉट इनफाइनाइट माइनस पी नॉट टी। यही हम लोग उस समय निकाले थे। अगर ये निकाले थे तो क्यों ना अपन इसको वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। अपन 1 बाय टाउ रखते हैं, पी नॉट इनफाइनाइट, पी नॉट इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब होती है लगभग स्टैटिक वैल्यू। तो स्टैटिक वैल्यू में आप बिल्कुल नॉर्मल स्टैटिक नहीं बोल सकते, चलिए आप इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में आप इतने को लेके चलिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर नॉट -1, और यहाँ पे आप आगे आपका ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये बेसिकली आपका पी नॉट इनफाइनाइट की वैल्यू हो गया। और पी नॉट टी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, पी नॉट टी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। वो आप क्या निकालेंगे, एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर 0 एब्स्ट्रिक्ट -1 ई नॉट है, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी तो लिखेगा ही, तो कॉस ओमेगा टी के बदले अपन यहाँ करते हैं रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ये अपन इसको लिख दिया फाइनल। ये आपकी वैल्यू हो गई डी पी नॉट टी बाय डी टी। अब अगर आपको एक और चीज याद आ रहा होगा, डी पी नॉट टी बाय, अगर आपको याद होगा पी नॉट टी की वैल्यू क्या थी, पी नॉट टी की वैल्यू अभी हम लोग कहीं निकाल के रखे थे। जैसे पी नॉट टी की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको अगर हम डी पी नॉट टी बाय डी टी कर दें इसी एक्सप्रेशन को, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। कहाँ गया आपका पी नॉट टी, जो ई नॉट कॉस ओमेगा टी था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वही रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा टी। इसको अपन को डिराइव करना आसान है।
तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी, अगर आपको इसको डी बाई डी टी करना है तो ओमेगा जे ओमेगा बाहर सामने आ जाएगा, जे ओमेगा है एफ साइलन नॉट सामने है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जे ओमेगा एफ साइलन नॉट रियल पार्ट ऑफ एफ साइलन आर नॉट था एब्स्ट्रिक्ट -1, ये तो था ही, और यहाँ पे था ई टू द पावर ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन तो आपका रहेगा ही 1/टाउ आपका रियल पार्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर नॉट -1 ई टू द पावर ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी रहेगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, एप्सिलॉन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट -1 रहेगा, और ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग कुछ, अब बस हमारे पास सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन बच गया है। देखिए अगर आप इसमें कुछ काटना पीटना चाहें तो आप देखेंगे एफ साइलन नॉट, अगर आप देखें तो एफ साइलन नॉट लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, और यहाँ के राइट हैंड साइड पे भी आपको दिखेगा, तो आप कॉमन लेके इनको काट सकते हो, ठीक है। आप वैसे रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, जो रियल पार्ट ऑफ ये वाला पार्ट था, वैसे रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी ये है, तो हम इसको भी काट सकते हैं। तो बेसिकली, और ये 1/टाउ को अपन ऊपर ले जा सकते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अपना वैल्यू अपन फाइनल वैल्यू लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें, जे हो गया, ओमेगा हो गया, टाउ इधर का आ गया, टाउ आ गया, और यहाँ पे था ये एफ सेलन आर नॉट स्टार -1 है ना, और उसके बाद राइट हैंड साइड में सिर्फ ये बचा एफ सेलन आर नॉट -1, ठीक है, माइनस एफ सेलन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट -1। मेरे ख्याल से ये अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम एफ सेलन आर नॉट डैश ये स्टार -1 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। इधर भी यही वैल्यू है, इधर भी यही वैल्यू है, तो कॉमन भी ले सकते हैं अपन, एफ सेलन आर नॉट डैश एब्स्ट्रिक्ट -1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे तो 1 ही है, ये इधर गया तो प्लस हो गया, तो ये 1 प्लस जे ओमेगा टाउ हो गया है ना, और यहाँ पे हो गया एफ सेलन आर नॉट -1, सिंपल सवाल। तो एफ साइलन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट -1 को आप लिख सकते हैं सिंपल सा, इसको नीचे ले जाइए, एफ साइलन आर नॉट -1 बाय जे ओमेगा टाउ 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आपकी, अगर आपको याद होगा तो आपको पी नॉट टी का एक्सप्रेशन बिल्कुल याद होगा कि पी नॉट टी क्या है, एफ साइलन नॉट एफ साइलन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट -1, और आपका था ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिखते थे, चलिए ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखते थे, ठीक है। तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये टर्म आया, नीचे में आपका डिनोमिनेटर में आप इमेजिनरी पार्ट को मत रखिए, तो एक काम करिए, ऊपर में 1 माइनस जे ओमेगा टाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 1 माइनस जे ओमेगा टाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये एप्सिलॉन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट -1 रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको ये जो टर्म है ना, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में चाहिए रहता है बेसिकली। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, तो एप्सिलॉन आर नॉट -1 की वैल्यू क्या है अपन देखें, तो नीचे वाला जो टर्म है वो तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, ये टर्म तो आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा एप्सिलॉन आर नॉट -1 और 1 माइनस जे ओमेगा टाउ, है ना। इसको थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर देते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी कि एफ साइलन आर नॉट -1, ठीक है, ये तो हो गया आपका बाय 1 प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, ये भी हो गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस जे सॉरी माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस जे एफ साइलन आर नॉट -1 ओमेगा टाउ बाय 1 प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर।
हम लोग कर क्या रहे हैं, एप्सिलॉन आर नॉट एब्स्ट्रिक्ट माइनस वन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट को कर भी लिए। तो एक काम करते हैं ना, ये जो पी नॉट की वैल्यू है, पी नॉट की वैल्यू टी में इसको वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को तो प्लॉट करना है ना पोलराइजेशन को। तो पी नॉट टी की वैल्यू हो गई, देखो एफ साइलेंट नॉट और ई नॉट कॉस ओमेगा टी तो रहेगा ही, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ई एफ साइलेंट नॉट ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे अपन वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन, वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर माइनस जे एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन ओमेगा टाउ बाय वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर। अब इसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन, अगर आप ले लें इसको, एफ साइलेंट नॉट ले लेते हैं, एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन ले लेते हैं, ई नॉट ले लेते हैं कॉस ओमेगा टी बाय वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, ये है। और उसके बाद अपन ले लेते हैं माइनस जे, ठीक है, माइनस जे ले लिए, और अपन ले लिए एफ साइलेंट नॉट तो आ ही गया, ठीक है, एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन भी हो गया, ओमेगा टाउ भी हो गया, वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया कॉस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस ओमेगा टी में अगर अपन 90 डिग्री का जे आपको पता होगा कि जे का मतलब होता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, है ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, कॉस ओमेगा टी में अगर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिख दिया मैं, और उसमें जे मल्टीप्लाई किया हूँ, इसका मतलब है कॉस ओमेगा टी में 90 डिग्री फेज शिफ्ट करना। 90 डिग्री फेज शिफ्ट आप समझ रहे हैं, कॉस ओमेगा टी जैसे कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर इसमें मैं 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया, ठीक है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया, तो बेसिकली ये अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, है ना, अब यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा आगे आएगा, एंड देन फिर ये आगे ऐसे होता जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं क्या कि ये साइन का उल्टा कर्व है, साइन बेसिकली ऐसा होता है और ये ऐसा है, तो साइन का उल्टा है विथ मैग्नीट्यूड कितना है इसका, माइनस है ना। तो बेसिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये जो ठीक है, मतलब जे में क्या हुआ, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, माइनस। तो ये माइनस को अगर हम लोग वापस ऐसे आम भाषा में लिखे हैं, तो आपको मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, एफ साइलेंट नॉट एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन ई नॉट कॉस ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट ही अभी तो हम सब इसी को प्लॉट कर रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन ओमेगा टाउ, और यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आप कर दीजिए वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, सिंपल सा बात। तो ये माइनस जे को हम उधर साइन ओमेगा टी से कंपेंसेट कर दिए, ई नॉट तो रहेगा ही, यहाँ पे भी ई नॉट रहेगा, ई नॉट, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन पी नॉट टी का। इतना ही हम डिराइव कर रहे थे इतने देर तक, ये फाइनल एक्सप्रेशन है पी नॉट टी का, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब मुद्दे की बात यह है कि इस पी नॉट टी को हमको प्लॉट करना है। इस पी नॉट टी को आप प्लॉट कर सकते हैं क्या, मेरे ख्याल से अगर आप एक एक्सप्रेशन को देखें और एक एक एक्सप्रेशन को सिंपल तरीके से प्लॉट करने जाएं, तो आप प्लॉट हो सकता है। मैं आपको फाइनल प्लॉट बताता हूं, फाइनल प्लॉट दोनों का मर्ज प्लॉट होगा, और मर्ज प्लॉट में आपको मैं इसमें प्लॉट करके दिखा थोड़ा सा बताता हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये है, इस कर्व को मैं प्लॉट करूंगा लॉग ओमेगा के टर्म्स में, ठीक है, लॉग ओमेगा के टर्म्स में पी नॉट टी को प्लॉट करने जा रहा हूं मैं। और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, देखिए फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आपको ओमेगा टाउ मल्टीप्लाई नहीं है, और यहाँ पे ओमेगा टाउ मल्टीप्लाई है ना। तो देखिए बाकी सब चीज अगर आपको देखेंगे तो कांस्टेंट लगेगा, एफ साइलेंट आर नॉट माइनस वन, ठीक है, और ई नॉट भी अगर आप कॉमन ले लें तो ई नॉट वन प्लस ओमेगा टाउ का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ कॉस ओमेगा टी है, या ई नॉट कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ पे आपको देखें तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। बाकी
ओमेगा टाउ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल सा देखेंगे कि ये एक ऐसा प्लॉट होता है और धीरे धीरे ये वैल्यू ऐसे 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 डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको आप प्लॉट करके देखिएगा, लॉग ओमेगा के टर्म्स में आप देखिएगा। और दूसरा अगर आप देखें इसी में ये ऐसे क्रॉस होता है और ऐसा आ जाता है ये भी। ठीक है, ऐसा ये वाला जो कर्व है बेसिकली ये ओमेगा टाउ 1 + ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। आप ओमेगा की वैल्यू चेंज करके आप प्लॉट कर सकते हैं, आपको यही प्लॉट मिलेगा। और ये वाला जो कर्व है ये 1/1 + ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर है। आप ओमेगा की वैल्यू 0 रख के देखिए, 10 20 और ऐसे रख के देखिए। आप मेरे ख्याल से बोर्ड प्लॉट भी पढ़े होंगे तो आपको ये आता होगा, है ना। तो आपको ये हल्का हल्का समझ में आ रहा है। बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये जो जहाँ पे इन दोनों टकरा रहे हैं, ये वैल्यू ओमेगा टाउ की वैल्यू है। ओमेगा टाउ की वैल्यू 1 इस वैल्यू पे आता है। बेसिकली देखिए ना, ओमेगा टाउ की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 1/2 मतलब हाफ। तो ये वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है ये इसका हाफ वैल्यू है ना, हाफ ये। और इसमें भी अगर आप 1 रख देंगे तो ये भी 1/1 + 1 2, तो ये भी हाफ हो जाएगा। इसीलिए ये ओमेगा टाउ की वैल्यू 1 पे ये कोइंसाइड करता है। ओमेगा टाउ की वैल्यू अगर 0 रखें तो क्या होगा, ये बेसिकली ये आपका 1 आ जाएगा। ओमेगा टाउ की वैल्यू यहाँ पे अगर अपन रखें तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा टाउ की वैल्यू जब 0 रहती है तब आपका रियल पार्ट की वैल्यू आपका 1 हो जाता है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, जब ओमेगा टाउ इज इक्वल टू 1 होता है तो दोनों की वैल्यू, रियल और इमेजिनरी दोनों की वैल्यू हाफ हो जाती है। और तीसरा, जब ओमेगा टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इस 1 से ऊपर जाती है, तब क्या होता है, तो इस समय देखिएगा कि पोलराइजेशन की वैल्यू होती है वो दोनों ही केस में, रियल हो या इमेजिनरी हो, दोनों ही केस में वैनिश हो जाती है। तो इस पूरे उससे कंक्लूजन ये तीन ही चीज निकालना चाह रहे थे हम लोग कि भैया, और उसमें टाउ क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो आप रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी इसमें वर्क कर रहा है कि ज्यादा अपन ओमेगा को रखते जाते हैं। अब ओमेगा टाउ ग्रेटर देन 1 मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/टाउ। तो इस टाइम से आपको पता चल जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे कैसा डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वैनिश हो जाएगा। तो ये इस पूरे डाइपोलर रिलैक्सेशन का अल्टीमेट गोल था। मैं आपको इसका बुक से भी आपको थोड़ा सा इसको दर्शन कराता हूँ कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे। वही सेपरेट किए रियल और इमेजिनरी पार्ट को, फिर ई नॉट कॉस ओमेगा टी वाला टर्म आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला टर्म आया, और उसके बाद ये कर्व यहाँ पे प्लॉट हो गया था। ठीक है, तो ये कर्व आपका वैल्यू था। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं।